तो एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा कागज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिवर्स सिस्टम से लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियसली किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है और एक नोटबुक लेकर बैठना है ताकि जो भी नए फैक्ट हों वो आप कहीं पर नोट कर सकें। इस वीडियो में मैं आपके लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है उनकी मैप्स भी लेकर आया हूँ ताकि आपके कुछ फैक्ट जो हैं वो और क्लियर हो सकें कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, छोटा नहीं, आधा घंटा वक्त का रहेगा। 50 क्वेश्चन मैं आज लाया हूँ, इसका पार्ट 2 कल या परसों दो दिन में आ जाएगा। तो पहला वीडियो जो है, चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन है तो, और ये मान के चलिए कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन रिवर्स सिस्टम से बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली में बहती है। तो देखिए, जो आप सभी को पता होगा कि रिफ्ट वैली क्या होती है। दो पर्वतों के बीच में जब कोई नदी बहती है तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, गोदावरी, सतलुज, नर्मदा और गंगा। तो इसका आंसर है नर्मदा। तो जो रिफ्ट वैली है वो इसमें से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। ऑप्शन है प्रयागराज, देवप्रयाग, बनारस और गंगासागर। तो देखिए, ये क्वेश्चन नॉर्मली सबको पता होते हैं इनके आंसर, लेकिन कई बार जो होते हैं ये यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देवप्रयाग में। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर है प्रयागराज, इलाहाबाद, जैसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज कहलाता है। और जो प्रयागराज है, यहाँ पर हाल ही में लगभग अभी कुछ दिन बाद जनवरी में महाकुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। और इस यहाँ पर अभी 2021 में जो महाकुंभ का आयोजन होता है 12 साल में, वो होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर होना है, वो प्रयागराज में होना है। प्रयागराज के बारे में कुछ और फैक्ट आपको याद रखने हैं, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती, देखो दो दो नदियों के नाम सभी को याद होते हैं, लेकिन तीसरा भी है, गुप्त सरस्वती भी बोलते हैं। और तीन नदियों के संगम के कारण इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ होना है, प्रयागराज में। दोनों का संगम क्या होता है, प्रयागराज। और प्रयागराज तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती। और इस संगम स्थल को क्या कहते हैं, त्रिवेणी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये करंट में रहने वाला है अगले साल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो पेनगंगा पहले तो मैं आपको बता दूं, पेनगंगा, वेनगंगा, ये दो नदियां जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और आप सभी को पता होगा कि गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी याद रखना है आपको कि गोदावरी, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, महानदी की नहीं है, कृष्णा की नहीं है, कावेरी की भी नहीं है, इसकी है, गोदावरी की है। और जो गोदावरी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिए, मैप देख सकते हैं, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है यहाँ से। और इसको क्या बोलते हैं, जो ये क्षेत्र है जहाँ से ये निकलती है, वो निकलती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से निकलती है। और यहाँ से ये बहते हुए, ऐसे बहते हुए कहाँ जाती है, कहाँ गिर जाती है, ये गिर जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारी रिवर गंगा है, सॉरी, रिवर गोदावरी है, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से होता है, महाराष्ट्र से। और ये बहती हुई कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, ये कौन कौन सी हैं, ये है हमारी मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, मानवीर और सबरी और इंद्रावती। तो इन नदियों के भी नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, मंजरा, वैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, मानवीर, साबरी, सबरी और इंद्रावती। तो इसकी सहायक नदियों के नाम भी याद रखने हैं, कहाँ से निकलती है वो याद रखना है, कहाँ गिरती है वो याद रखना है। तो ये गोदावरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसके बारे में सारे फैक्ट आपको लिख लेने हैं कहीं पे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप किस नदी में स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवासीय नदी द्वीप का मतलब क्या होता है। तो ऐसा द्वीप जो नदी पर स्थित है, मतलब उसके चारों ओर नदी है और
उस द्वीप पर भी लोग रहते हैं, तो उसे कहते हैं आवासीय नदी द्वीप। अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र पर एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। तो ये सब आपको याद रखना है कि माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फैक्ट ऐड नहीं किए, तो आपको लिख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंडक, इनमें से कोई नहीं, या फिर दामोदर। तो इसका आंसर होगा दामोदर। तो दामोदर नदी जो है उसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अच्छा, दामोदर नदी के बारे में एक और फैक्ट है कि दामोदर नदी परियोजना भारत की सबसे पुरानी नदी जल परियोजना है। तो आपको याद रखना है कि भारत की सबसे पुरानी नदी जल परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी जल परियोजना है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। क्या कहती हैं? बंगाल का शोक। सारे फैक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक न एक क्वेश्चन आपको यहाँ से, इस पूरी सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती नदी सबने पढ़ी है, अभी हमने देखा था। इसमें देखा था, गोदावरी वाले क्वेश्चन में देखा था, मैप में देखा था। कौन कौन सी नदियां हैं? प्रवरा, मंजरा, मानियर, ये सबरी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती। मिल गया। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये है हमारी सहायक नदी गोदावरी की। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी बाईं ओर से नहीं जुड़ती है? पहले आपको पता होना चाहिए कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और दाएं किनारे से कौन सी जुड़ती हैं और बाएं किनारे से कौन सी जुड़ती हैं। तो देखिए, घाघरा, कोसी, गंडक, ये तीनों नदियां जो हैं, ये गंगा नदी की बाईं ओर से जुड़ने वाली नदियां हैं। तो दाएं किनारे से कौन सी जुड़ेगी? वो जुड़ेगी हमारी यमुना। इसका सही आंसर क्या होगा? यमुना। तो ये आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? यमुना। यमुना होगा इसका सही आंसर। तो गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे से नहीं जुड़ती है? उसका आंसर होगा यमुना। याद रखना है। अब देखिए, हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी का यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उसका होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये देखिए, ये यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है यमुना, यहाँ से निकलती है गंगा, और ये बहती हुई यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी गंगा। और ऐसे बहते हुए कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बांग्लादेश के बाद। किन 2 देशों से होकर बहती है गंगा? भारत और बांग्लादेश। ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में ये चीजें पता चल गई आपको कि कहाँ से निकलती है। निकलती है यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना गंगोत्री से, सॉरी, यमुनोत्री से, और गंगा गंगोत्री से। गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम पता चल गया आपको, और आपको पता चल गया कि इसका जो वो अवसान होता है वो कहाँ होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए, गंगा नदी की जो दाईं ओर से जुड़ने वाली नदियां हैं, उसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली, सबसे बड़ी है यमुना, ये है यमुना। और दूसरी है हमारी सोन। तो दाईं ओर से जुड़ने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? यमुना और सोन। और तीसरी है दामोदर। 3 नदियां हैं। ये हुगली की सहायक नदी है वैसे तो, जो दामोदर है। लेकिन मुख्य 2 नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है हमारी यमुना और सोन। फिर देखेंगे हम बाईं ओर से जुड़ने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। ये देखिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन 2024 यूपीएससी के प्रीलिम्स में जरूर देखा होगा, कि उसमें ये क्वेश्चन आया था कि गंगा नदी में की बाएं तट पर जुड़ने वाली नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। सेम क्वेश्चन आया था। कब आया था? 2024 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया था। तो आप देख सकते हैं, गोमती, सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो आपको ये रट जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो फैक्ट हैं आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। इसी वीडियो में आपको ये सारी फैक्ट याद हो जाएं कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और वो किस तट से कहाँ से जुड़ती हैं। तो देखिए, आपको याद हो गया है कि गंगा नदी के बाएं तट से 2 नदियां जुड़ती हैं,
यमुना और सोन, और एक और हुगली है। हुगली एक्चुअली में गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा की वितरिका है। आगे चल के गंगा दो भागों में बट जाती है और एक हुगली बन जाती है, और हुगली की सहायक नदी दामोदर है। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि गंगा के बाएं तट पर कौन कौन सी नदियां जुड़ती हैं, तो आपको याद हो गया है, रामगंगा, बार बार याद बोलिए मन में, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तीन चार बार बोलेंगे और मैप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मूसी, भीमा, पूर्णा और कोयना। तो इसमें से, इसमें मैप में देख सकते हैं आप कि कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। यहाँ पे मैंने मैप दिया हुआ है, ये कृष्णा नदी है, ये यहाँ से निकलती है और ऐसे होते हुए कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये देखो, कृष्णा के बारे में जितने भी फैक्ट हैं पहले वो हम पढ़ लेते हैं। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वरम से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वरम। कहाँ पर है महाबलेश्वरम? महाराष्ट्र में है। ये देखिए, दिख रहा है महाराष्ट्र की सीमा, दिख रही है आपको? ये महाराष्ट्र की सीमा है। तो कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी? महाराष्ट्र की महाबलेश्वरम से निकलती है। फिर गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। तो कृष्णा नदी के दाएं तट पर जुड़ने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। याद रखना है, तीन चार बार याद करो। कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ये सब कहाँ से जुड़ती हैं? दाएं तट से। पश्चिमी तट से या फिर बाएं तट से कौन कौन सी नदियां जुड़ती हैं? ये देखिए, भीमा, डिंडी, हालिया, मूसी और मुन्नेरू। कौन कौन सी हैं? भीमा, मंजरा भी है वैसे तो, मंजरा, भीमा, मंजरा, सॉरी मंजरा नहीं है, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, अभी पढ़ी थी हमने ना। तो डिंडी, हालिया, मूसी, मुन्नेरू। तो मजा आ रहा है ना? हाँ, सारी नदियां आपको याद होनी चाहिए। अब ये देख सकते हैं आप कि ये जो मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप कम टाइम में जल्दी से जल्दी इन सबको रिवाइज कर सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? अभी हमने पढ़ा था, माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? असम में है स्थित। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। याद रखना है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली नदी द्वीप। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसकी निकट है? कृष्णा नदी, अभी बताया था मैंने, प्रवरा, महाबलेश्वर, नासिक, वर्धा। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से है, महाबलेश्वर के निकट कौन सा स्थित है, किसका उद्गम स्थित है? कृष्णा नदी का। और नासिक के नजदीक किसका स्थित है उद्गम स्थल? तो उसका आंसर होगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में निम्नलिखित यमुना में मिलने वाली नदी है। मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, सोन, गोमती अभी पढ़ी थी हमने, पार्वती। ये तीनों नहीं है। सोन कहाँ पे है? सोन गंगा की सहायक नदी है, और गोमती भी गंगा की सहायक नदी है। तो आंसर क्या होगा? बेतवा होगा। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, और यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेतवा, केन, बेतवा, और सिंध है, काली सिंध है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अभी बताया था, नासिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में विभ्रंश घाटी। देखिए रिफ्ट वैली क्वेश्चन देखा था अभी हमने, रिफ्ट का हिंदी मीनिंग है विभ्रंश घाटी। तो ऐसे भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए आपको कि विभ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा, और एक और नदी है, वो है ताप्ती। तो दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और साथ ही विभ्रंश घाटी में बहती हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती हैं? तो वो सभी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, वो कौन, वो सारी नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, और जो पूर्व की ओर बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ये चीज आपको याद रखना है।
पूर्व की ओर नदियां कौन कौन सी बहती हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये सारी नदियां क्या करेंगी? डेल्टा बनाएंगी। और जो पश्चिम की ओर बहेंगी तो वो क्या बनाएंगी? वो बनाएंगे हमारा जौहर नदमुख। इसका आंसर होगा नर्मदा। ये एक ऑप्शन डबल हो गया यहाँ पे महानदी। तो मेन चीज हमको ये याद रखना है कि जौहर नदमुख कौन सी नदियां बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती। अब अगला क्वेश्चन है, विभ्रंश घाटी में होकर बहने वाली, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा नदी जो पर्वत श्रेणी है, इनके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल याद रखना है आपको, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। गिरती कहाँ पे है? ये गिरती है हमारे खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती है। और इसको रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी भी कहते हैं। और इस पर एक नदी परियोजना है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर डैम। तो ये जो अगला क्वेश्चन है उसी पर रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर सरोवर बांध जो है वो हमने अभी देखा, नर्मदा नदी पर स्थित है। और सरदार सरोवर बांध जो है ये 3 राज्यों के बीच में जल को साझा करता है, जल विद्युत को साझा करता है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल का वितरण किन राज्यों में होता है, तो जल का वितरण 4 राज्यों में करता है, उसमें राजस्थान भी ऐड हो जाता है। लेकिन अगर जल विद्युत की बात करें तो 3 राज्य। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे फैक्ट दिया है, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट कवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच स्थित है? श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच में है? तापी और नर्मदा के बीच में है, ये भी याद रखना है आपको। अगला, अब देखिए यहाँ पे ताप्ती भी दिया है और तापी भी दिया है। ये दोनों रिवर्स जो हैं एक ही हैं, तो तापी को ही ताप्ती भी कहते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। किन दो नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और तापी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद है? तो अभी देखो, अभी मैंने बताया था कि एक सरदार सरोवर बांध है, तो वो विवाद का कारण भी है नर्मदा, बेतवा, सॉरी, इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में विवाद का कारण भी है नर्मदा नदी। तो ये आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो बताया है। इसका आंसर होगा दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। और ये एक नदी जल परियोजना थी। और कहाँ पर हुई थी ये? किस राज्य में स्थित है? तो वो उसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित दामोदर नदी पर बनी हुई है। यह परियोजना 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी।
अच्छा, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अलग क्वेश्चन है। और सूरत, सबसे पहले हम मैप में चले जाते हैं गुजरात, और इसका आंसर कई लोग लूनी बोलते हैं, नर्मदा बोलते हैं, लेकिन कोई ताप्ती नहीं बोलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, ताप्ती होगा। और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये क्वेश्चन है। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है आपको, ताप्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर एग्जाम हॉल में हमसे पूछता है, और हम यहाँ पे छोटी सी गलती कर देते हैं और पूरे पूरे 1 या 2 नंबर हमारे चले जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको याद रखना है, सूरत सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, से तापी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से जो प्रमुख नदी बहती है उसको बोलते हैं झेलम। कौन सी नदी बहती है? झेलम। और झेलम को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जीवन रेखा किसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर की? वो है झेलम। तो झेलम किस नदी के तट पर स्थित है? सॉरी, झेलम के किनारे कौन सा शहर है? वो होगा श्रीनगर, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किया गया है? तो और ऑप्शन है हमारी, महानदी, कावेरी, गोदावरी और चिनाब। तो इसका आंसर होगा महानदी। तो याद रखना है आपको, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। महानदी किस राज्य में स्थित है? महानदी स्थित है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर यार स्थित है? उड़ीसा। याद रखना है आपको, महानदी हीरा, महान हीरा कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। महान हीरा उड़ीसा में पाया जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो भारत की जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा नदी। क्यों है? क्योंकि ये कृषि के लिए, पीने के लिए बहुत सारा जल उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? गंगा। भारत की जीवन रेखा, और वो कौन सी है? गंगा रिवर है। तो लाभ कौन पहुंचाएगी सबसे ज्यादा? गंगा नदी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लास्ट ईयर जो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी को फॉलो करते हैं तो यूपीएससी में भी ये पहले क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि ब्रह्मपुत्र का स्रोत क्या है, कहाँ से निकलती है। तो आपको याद रखना है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चैमा युंगडुंग। ये सही लिखा नहीं है, क्या है? चैम या फिर चैमा युंगडुंग। ये कहाँ पर है? चीन में स्थित है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और एक लंबा रास्ता तय करके इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाती है? बांग्लादेश में जाती है। 3 देशों से होकर बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। तो आपको याद रखना है किस ग्लेशियर से निकलती है? चेमायुंगडुंग। ये देखिए, मैप मैंने दिया हुआ है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ये, और आपको याद रखना है। ये देखिए, शुरू करते हैं। ये है ग्लेशियर चेमायुंगडुंग। कहाँ पर है? ये चीन में है। तो ये नदी ऐसे निकलती है यहाँ से, और ऐसे तिब्बत तिब्बत से होते हुए यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। तो यहाँ से ये क्या होती है? टर्न होती है और एक यू टर्न लेती है। ये दिख रहा है आपको? ये यू दिख रहा है यहाँ पे? तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए, यहाँ पे यू दिख रहा है उल्टा। यहाँ से ये यू टर्न लेती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से एंटर करती है? तो क्वेश्चन आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका? नामचा बरवा। क्या होगा? नामचा बरवा। कहाँ से निकलती है? इसको तिब्बत में या फिर चीन में इसका जो नाम है वो है सांगपो। क्या है इसका नाम? सांगपो। याद रखना है। फिर ये जब एंटर करती है तो यहाँ पर एक दर्रा है, यांग्याप दर्रा। तो इसके किनारे से होकर निकलती है, और यहाँ से एंटर करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश, असम, ऐसे होते हुए, ये असम दिख रहा है आपको, माजुली द्वीप आ गया, ऐसे बहते हुए, ऐसे 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 जाते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम दाहिनी दाहिनी ओर से जुड़ने वाली सहायक नदियों के नाम देखेंगे। तो दाईं ओर से कौन कौन सी जुड़ती हैं? 1 मिनट। ये देखिए, सुबनसरी, कामिंग, मानस, संकोश और ये तिस्ता। कितनी नदियां हो गई दाईं ओर से? 1 2 3 4 5। कौन कौन सी नदियां हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तिस्ता। कहाँ से निकलती हैं? ये सारी नदी हिमालय से ही निकलती हैं। ये सारों की सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। और कहाँ पर जुड़ती हैं?
ये जुड़ती हैं हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से। इसकी अगर बाएं हाथ से मतलब बाईं ओर से जुड़ने वाली जो नदियां देखें तो वो कौन कौन सी है? बूढ़ी दिहिंग है, लिसांग से धनसिरी निकलती है, कपिली निकलती है, और एक ये धुबरी स्थल है, पिली, धनसिरी और बूढ़ी दिहांग। ये सारी नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। लोहित भी निकलती है, ये कहाँ पे जुड़ती है? ये भी बाईं ओर से जुड़ती है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता। फिर इसकी दाई बाईं ओर से जुड़ने वाली नदियां लोहित, बूढ़ी दिहिंग, लिसांग से चोटी से निकलने वाली धनसिरी और कपिली। ये प्रमुख नदियां जो है ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ जाती हैं। इसकी एक और प्रमुख बात है कि इस नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा, अभी नाम सुना आपने, माजुली द्वीप। द्वीप कब बनेगा? द्वीप कब बनेगा? जब कोई नदी किसी स्थलीय क्षेत्र को घेर ले। इसका मतलब ये जो जब एंटर करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है, तो ये जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो ये फैल जाती है और इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो असम के लोग हैं वो खेती करने में भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इसको असम का शोक कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है? इसका आंसर होगा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। ओ ओ ओ नहीं नहीं, गलत। इसका आंसर होगा चीन, भारत और बांग्लादेश। ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? शुरू में बताया था मैंने, गोदावरी। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सतलुज होगी। इसका आंसर क्या होगा? सतलुज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है सतलुज। कहाँ से निकलती है? कहाँ से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ये देखिए सिंधु रिवर सिस्टम है हमारा। ये है इंडस रिवर या फिर सिंधु रिवर भी बोलते हैं। ये यहाँ से निकली हुई और ऐसे घूमते हुई भारत में प्रवेश करके जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पीओके से होते हुई ये ऐसे जाते 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 पाकिस्तान से कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखें तो श्योक है, गिलगित है, और ये देखिए स्वात है, काबुल है, कुर्रम है, टोची है, गोमल है, कुंदार है, जोब है। फिर इसकी दाईं ओर से अगर बाईं ओर से देखें तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां हैं? पंचनद भी बोलते हैं जिन्हें। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और एक और है ब्यास। तो इन पंच नदियों से मिलकर जो नदी तंत्र बनता है वो बनता है सिंधु नदी तंत्र। ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से पार से बहती है। तो इसका आंसर होगा सतलज। ये तीनों नदियां हिमालय के इस तरफ है, मतलब दक्षिणी ओर है, जबकि सतलज जो है हिमालय के उत्तरी ओर है, इसलिए इसका आंसर होगा सतलज। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर हमारा नर्मदा होगा, सभी को पता है। प्रायद्वीपीय भारत को और उत्तरी भारत के बीच में सीमा रेखा का काम करती है हमारी नर्मदा नदी। तो ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल है। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक के पठार से और मालवा का पठार तथा मध्य भूमि उच्च भूमि को दक्षिणी भाग से दक्कन के पठार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, बोखरचू दर्रा किस नदी पर स्थित है या फिर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बोखरचू मानसरोवर झील से निकलती है या फिर बोखरचू दर्रा तो कौन सी नदी निकलती है? इसका आंसर होगा हमारा सतलुज। हाँ, तो बोखरचू दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। और किस राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सतलज नदी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अभी आपको इतना ही याद रखना है कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो बोखरचू दर्रे से निकलती है। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी के बारे में सत्य कथन क्या है? झेलम नदी के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। इसका उद्गम शेषनाग झील से होता है, सही है। जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा है, ये भी सही, मैंने अभी बताया था। झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलवुल परियोजना है, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका आंसर होगा सी। झेलम नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज देख लेंगे। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण जलधारा है जो क्षेत्र की कृषि, जल आपूर्ति और परिवहन के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। तुलवुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और यह एक जल संसाधन परियोजना है जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवादों के लिए समाधान के लिए स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? अब इसमें तो मतलब मैं ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, देख लो एक बार और क्वेश्चन देख लो। गंडक, गोमती, कोसी, दामोदर, घाघरा, यमुना। बताइए जल्दी से आंसर करके ऑप्शन में कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में से सत्य कथन क्या है? तो हमें ब्रह्मपुत्र के नाम के बारे में सही कथन बताना है कि कौन कौन से सही कथन है। इसे तिब्बत व चीन में सांगपो कहा जाता है, अभी पढ़ा हमने। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, ये भी सही है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है, ये चौथा स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि बंगाल में इसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है बंगाल में। तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र का सही आंसर क्या होगा। एक दो तीन चार छोड़ के एक दो तीन किसमें है? ये। तो ये याद रखना है आपको कि ब्रह्मपुत्र को अलग अलग स्थानों पर क्या नाम से बुलाया जाता है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बंगाल में जमुना, बंगाल में जमुना, और असम का सूप भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं? ज्वार नदमुख कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां होंगी वो ज्वार नदमुख बनाती हैं। पूर्व की ओर जितनी भी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक याद रखना आपको। तो इसका आंसर होगा 2 और 4। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे दामोदर नदी का वो आ गया है, क्या आ गया है डिस्क्रिप्शन। चलिए ये तो आपको पता है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। तो गोदावरी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिले में स्थित है और किसमें? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी में स्थित है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पुडुचेरी राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? बताओ भाई। ब्रह्मपुत्र, भी पढ़ा हमने। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ पर है? चीन में। अगला क्वेश्चन है, कोसी एवं काली सिंधु नदियां किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं? अभी मैंने शायद गलत बताया था आपको, काली सिंधु नदी यमुना की सहायक नदी है। सॉरी, काली सिंधु मैंने बताया था, काली सिंधु यमुना की, वो गलत है। काली सिंधु किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। और जो सिंध है वो सिंध नदी किसकी है? वो यमुना की है। ये आपको याद रखना है। कोसी और काली सिंधु किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना। तीनों पांचों नदियां कहाँ से बहती हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर बहती है? बताओ भाई। अभी मैंने बताया था जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था मैंने, तब बताया था कि भारत के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और यहीं से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो याद रखना आपको, सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, वन की आस। ऑप्शन, बाणगंगा नहीं, चंबल नहीं, बनास नहीं, लूनी नहीं। बनास होगा इसका आंसर, है ना। वन की आशा करने वाली, वन की आशा करने वाली नदी कौन सी है? बनास। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है बनास? क्योंकि यह कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है और इसके पश्चिम में, बनास नदी के पश्चिम में जो मरुस्थल है, ग्रेट मरुस्थल ऑफ इंडिया है, वो पाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये वन की आशा को लेकर बहती है कि कहीं पे पेड़ पौधे हो जाए। तो ये इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर पश्चिम की ओर, अरब सागर आपको पता है, जैसे ये भारत की सीमा है। यहाँ पे पेंसिल यूज नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे ये भारत की सीमा है, तो इसके जो पश्चिमी क्षेत्र में है वो अरब सागर, पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर, गिरने वाली कौन सी नदी है अरब सागर में गिरने वाली? ये दोनों नदियां हैं, कृष्णा भी और ताप्ती भी। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी नदियां। ओ सॉरी, नर्मदा और ताप्ती, मतलब ताप्ती इसका आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। अरब सागर में गिरती है, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए गुजरात में अरब सागर में मिल जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वेट, चंद्रभागा समुद्र तल भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। चंद्रभागा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंद्रभागा, वही सेम क्वेश्चन रिपीट, सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। उड़ीसा। सतलज सतलज नदी के किनारे कौन शहर स्थित नहीं है? तो सतलज नदी के किनारे क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं है। कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। चंडीगढ़, फिरोजपुर, लुधियाना, सूरत। अरे सॉरी, देखिए सूरत भी नहीं होगा क्योंकि सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। और चंडीगढ़ भी नहीं होगा। चंडीगढ़ कहाँ पे? हरियाणा में है। सॉरी, हरियाणा में नहीं है, मतलब पंजाब। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। और सतलज नदी कहाँ से बहती है? हिमाचल प्रदेश से बहती है। तो ये दो, इसके दो आंसर होंगे, सूरत और चंडीगढ़, आपको याद रखना है। फिरोजपुर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। लुधियाना पंजाब में है। याद रखना है आपको, सतलुज नदी किस शहर से होकर नहीं बहती है? तो चंडीगढ़ और सूरत दोनों आंसर होंगे इसके। ये देखिए, सतलुज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत के पंजाब राज्य से लुधियाना और फिरोजपुर सहित कई शहरों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है तिस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित है? बताइए, तिस्ता नदी कहाँ से होकर बहती है? तो ये इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। तो सॉरी, सिक्किम होगा इसका सही आंसर। तो तिस्ता नदी किस राज्य से होकर बहती है? सिक्किम से होती है ना। 46वां क्वेश्चन है हमारा, काबिनी, भवानी, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो काबिनी, भवानी और अमरावती गोदावरी की हमने अभी पढ़ी है, नहीं थी। महानदी की नहीं है। और कावेरी की भी हमने पढ़ ली है, नहीं है। तो किसकी है सहायक नदी? कृष्णा, सॉरी, वेट वेट वेट, अभी हमने कावेरी नहीं पढ़ा है ना। तो काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर होगा कावेरी। किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, काबिनी, भवानी और अमरावती कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये देखिए, मैप दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ से निकलती है हमारी कावेरी, और ऐसे ऐसे होते हुए कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। और कर्नाटक से निकलकर इसकी सहायक नदियां जो प्रमुख हैं वो है काबिनी, भवानी, नोई, नोई, अमरावती। और उत्तर से इसमें जुड़ने वाली जो प्रमुख सहायक नदी हैं वो हेमावती और सिमसा और अर्कावती। तो याद रखना है आपको, हेमावती, सिमसा और अर्कावती। फिर अर्कावती, काबनी, नोयई, भवानी, अमरावती, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपको याद रखना है, किसकी सहायक नदियां हैं? ये हमारी कावेरी की सहायक नदियां हैं। और इसी के साथ ये हमारे 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो, मज़ा आ रहा होगा आपको। और ये सारी चीज़ें आपको याद करने में बहुत मज़ा आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आपका इस सारा का सारा इसी वीडियो में याद हो जाए, इसलिए थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ। अब हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो अगला क्वेश्चन है पेनगंगा, बेनगंगा किस, ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। गोदावरी, इसके बारे में हमने गोदावरी के बारे में बहुत अच्छे से सारा कुछ पढ़ लिया है, तो और कुछ नहीं पढ़ते हैं। अगला है हमारा, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? देखिए, जो नर्मदा नदी है वो, सॉरी, जो गंगा नदी है वो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है। लेकिन जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो वहां पर एक प्रयाग बनता है जिसे बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। तो जो गंगा नदी है, तो जो अलकनंदा है, अगर आपको मैप से मैं बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये हमारे 4 ग्लेशियर हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यहाँ पे देखिए, यमुनोत्री से हमने पढ़ लिया, यमुना निकलती है। गंगोत्री से गंगा निकलती है। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है। और गंगोत्री से जो मुख्य नदी निकलती है उसका नाम रहता है भागीरथी, भागीरथी। और बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। इस अलकनंदा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत सारी नदियां जुड़ती हैं। और जो जहां जहां पर ये नदियां जुड़ती हैं वहां पर प्रयाग बनते हैं, संगम बनते हैं। तो कौन कौन से प्रयाग बनते हैं? देखिए, जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। जब अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है
तो नंद प्रयाग बनता है। जब अलकनंदा से पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। और जब अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है। ये देखिए रुद्र प्रयाग बनता है। और जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग बनता है। कितने प्रयाग हो गए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इन 5 प्रयागों से मिलकर पंच प्रयाग बनते हैं और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो देख सकते हैं आप। वेट, ये देखिए क्वेश्चन क्या आएगा आपको। क्वेश्चन आएगा कि धौली गंगा और अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी, कौन सा प्रयाग बनता है? अलकनंदा और धौली गंगा से मिलकर कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। फिर क्वेश्चन आएगा अलकनंदा तो नंदाकिनी, तो नंदाकिनी से, देखिए अलकनंदा रिवर सभी प्रयागों में कॉमन रहेगी। अलकनंदा सभी में कॉमन रहेगी। इनको हमको याद रखना है। धौली विष्णु, धौली गंगा से विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग, पिंडार से कर्ण प्रयाग। ये याद रखना है। और भागीरथी से देव प्रयाग। तो अगर ये याद रखोगे आप तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो आपको यहीं पे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकें। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। तो गंगा सिंधु के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है। तो देखिए जब गंगा नदी पहाड़ों से उतरती है, जब गंगा नदी पहाड़ों से उतरती है तो इसमें बहुत सारी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो एक समय पे वो क्या होती है, जो कोई भी नदी होती है वो क्या हो जाती है, छिप जाती है कंकड़ और पत्थरों में। और फिर जब नीचे उतरते उतरते हम आगे चलते हैं तो तराई क्षेत्रों में उसका प्रवाह फिर से दिखने लगता है। तो इसका आंसर होगा तराई क्षेत्र। और बांगर खादर, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, गोदावरी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसका आंसर होगा गोदावरी। कौन सा होगा इसका आंसर? गोदावरी। तो हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा कौन सी नहीं है? गोदावरी है। तो इसी के साथ आज के हमारे 50 क्वेश्चन का ये वीडियो कंप्लीट होता है। काफ़ी टाइम लगा लेकिन बहुत सारे फैक्ट इन 50 मिनट में मैंने आपको दिए हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि गंगा नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी, सिंधु और गोदावरी, इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इनका उद्गम स्थल क्या है और ये कहाँ गिरती हैं और इनके तट पर कौन कौन से शहर हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा प्रयास पसंद आए। तो लाइक शेयर सब सबक सबक सबक, हाँ वही जो आप सोच रहे हैं करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो ला सकूं। कोरा कागज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में 50 और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो का इंतजार करें, पढ़ते रहिए ताकि जल्द आपका सिलेक्शन हो और बहुत जल्द हम मिल सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।